बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्टर्स, उसका टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, उसको देखेंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं कुछ कंडीशंस की बेस पे। सोल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड स्टेप्स विद 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेटिव पाथ्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें फिर किसी कंडीशन की बेस पे सिलेक्ट किया जाता है। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूज विच स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में चूँकि मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी। देयर आर 2 बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। तो 2 बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं जो बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। एक है इफ़ एल्स, दूसरा है स्विच। तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को देखते हैं। कहता है इफ़ इज़ वन ऑफ द कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। तो हमने चूँकि कीवर्ड्स को भी पहले देखा हुआ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं। तो कहते हैं इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द पाथ फ्लो इन द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंडीशन। एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन की बेस पे पाथ फ्लो यानी कौन सी स्टेटमेंट्स से होते हुए हमारी एग्जीक्यूशन जाएगी, कौन सा पाथ सिलेक्ट होगा, ये डिसाइड किया जाता है। अ कंडीशन इज़ एन एक्सप्रेशन। कंडीशन बेसिकली क्या होती है? एक एक्सप्रेशन होती है दैट आइदर एवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। अब याद रहे कि हमारी जब भी कोई एक्सप्रेशन होती है, इनफैक्ट कंडीशन होती है, वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज 60 से ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न करेगी। ट्रू का मतलब होता है 1, तो स्टेटस में 1 आ जाएगा। और अगर एज 60 से ज़्यादा नहीं है, 60 के बराबर या 60 से कम है, तो फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और स्टेटस हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसी को अगर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो देखें लेफ़्ट साइड पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम में क्या होगा कि सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बने हैं इंटीजर टाइप के, एक का नाम है एज, दूसरे का नाम है स्टेटस। प्रिंट ऑफ एक मैसेज प्रिंट किया जाता है एंटर द एज। तो यूज़र जैसे ही इस मैसेज को देखेगा तो एज को एंटर करेगा, ठीक है। स्कैन एफ की मदद से हम उस एज की वैल्यू को लेंगे और एज नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन लगी है। अगर तो इस एज में मौजूद वैल्यू 60 से अबव है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। इसका मतलब कि ट्रू का मतलब ये कि ये 1 रिटर्न करेगी, तो स्टेटस में 1 चला जाएगा। स्टेटस भी एक वेरिएबल है तो उसमें 1 चला जाएगा। और अगर इन केस के ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी यूज़र ने जो वैल्यू इनपुट की है वो 60 से अबव नहीं है, तो फिर हमारे पास इस स्टेटस के अंदर फॉल्स चला जाएगा। यानी चूँकि कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो फॉल्स का मतलब होता है 0, तो स्टेटस में 0 चला जाएगा। फिर प्रिंट ऑफ करवा रहे हैं स्टेटस इज इक्वल टू, और इस %d की जगह स्टेटस में मौजूद वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमने 2 दफ़ा की है, एक पे केस 1 है, एक केस 2 है। ये इसकी आउटपुट है बेसिकली दोनों में। ये मैंने आपके बुक से एक्सट्रैक्ट किया है, तीनों चीज़ें। अच्छा, अब कहता है कि सबसे पहले जब अगर यूज़र जो है वो 60 से कम एज एंटर करता है तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एंटर द एज, यानी जब प्रिंट ऑफ का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंटर द एज तो ये ऐसे प्रिंट होगा। उसके बाद वेट करेंगे तो यूज़र ने अगर 45 एंटर किया है तो हमारा स्कैन ऑफ का फंक्शन क्या करेगा, 45 को लेगा और एज में स्टोर कर देगा। तो चूँकि 45 60 से छोटा होता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है कि स्टेटस के अंदर 0 चला जाएगा। तो फिर ये प्रिंट ऑफ करवा रहा है स्टेटस इज इक्वल टू, स्टेटस इज इक्वल टू, और इस %d की जगह स्टेटस की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि 0 है। और
इसी तरीके से दोबारा अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसी प्रोग्राम को, दोबारा एंटर द एज, तो अब इस दफ़ा एज जो है वो 60 से अबव एंटर कर दी, 78। तो स्कैनफ का फंक्शन क्या करेगा, 78 वैल्यू को एज में स्टोर करवाएगा, एज में स्टोर करवाएगा और फिर देखेगा कि स्टेटस जो है वो उसमें जो वैल्यू है, चूँकि इस दफ़ा कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 चली जाएगी और स्टेटस प्रिंट होगा स्टेटस इक्वल टू 1 वो यहाँ। अब हमारे पास आ गई इफ़ स्टेटमेंट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ़। इट अलाउज स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड कंडीशनली, यानी कोई कंडीशन होगी उसके बेस पे सारा का सारा काम होगा। अब इस कोड को समझने से पहले इधर इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। ये एरोज़ बता रहे हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन का फ़्लो कैसे चलेगा। तो अब देखें कि ये जो सिंबल होता है फ्लो चार्ट के अंदर, ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है, यानी इस सिंबल के अंदर कोई एक कंडीशन आ रही होती है और उस कंडीशन की बेस पे 2 पाथ निकल रहे होते हैं। एक तो ये है कि कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी या कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास कंडीशन या ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स रिटर्न करती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो फिर हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगी, मतलब कोई एक स्टेटमेंट होगी या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जिनको एग्जीक्यूट करना। और अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए और वो आगे बगैर किसी चीज़ को एग्जीक्यूट किए हमारा जो कंट्रोल है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इफ़ क्या की कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये जो स्टेटमेंट 1 से लेके n तक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज़ ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस कोड ब्लॉक से, यानी ये जो इस कर्ली ब्रेस ओपन हो रही है और ये कर्ली ब्रेस क्लोज हो रही है, इसके अंदर लिखी हुई एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। तो हमारे पास ये हमारा प्रोग्राम है, मेमोरी है और आउटपुट स्क्रीन है। अगर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले या प्रोग्राम को समझाने से पहले मैं आपको गाइड करता चलूँ। फाइनल। अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमारे पास इस तरफ प्रोग्राम लिखा है, राइट साइड पे हमारे पास मेमोरी है और आउटपुट स्क्रीन है। तो मैं एक मरतबा रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारी यूज़र को नहीं होती कि प्रोग्राम क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वो सिर्फ प्रोग्रामर को पता, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन पे जो चीज़ डिस्प्ले होगी यूज़र को सिर्फ वही नज़र आ रही होगी, बाकी ये मेमोरी में क्या बनेगा इनफैक्ट ये प्रोग्रामर को नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन प्रोग्रामर समझ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे प्रोग्राम है, तो इसको एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले 2 लाइब्रेरीज़ हैं, तो हमने अभी तक stdir.h को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके अलावा conair.h लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। अब ये एक और रही है math.h। इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर। अब चूँकि वाइड मेन के थ्रू जो है वो हम इस प्रोग्राम में हम चूँकि स्क्वायर रूट का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको इंक्लूड करवाना हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए math.h लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवाई है। अब उसके बाद void main, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्राम है। void main के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डबल टाइप का 2 वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक का नाम x है, दूसरे का नाम स्क्वायर रूट है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारी मेमोरी में 2 स्पेसेस बन जाएंगी, एक का नाम x होगा, दूसरे का नाम स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब जहन में रहे कि डबल क्या है, ये डबल डाटा टाइप है। जब हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी तो हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की जो डाटा टाइप्स हैं वो 3 पढ़ी थी, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डबल है वो डाटा टाइप है और उस डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स बन रहे हैं, एक x और एक स्क्वायर रूट, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है printf। अब printf
की जो स्टेटमेंट है जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो ये कह रहा है एंटर अ नंबर, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर अ नंबर। यूज़र जब देखेगा कभी यूज़र प्रोग्राम जो है वो किसी नंबर की डिमांड कर रहा है तो यूज़र कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा। लेट्स उसने 9 को एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो स्कैनफ का फंक्शन क्या करेगा, उस 9 वैल्यू को उठाएगा और ले जाकर x में स्टोर करवा रहा है। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ये समझ लें कि ये %LF लिखा हुआ है और हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो एसोसिएट होगा इस वेरिएबल की डाटा टाइप से, और इस वेरिएबल की डाटा टाइप है डबल, तो डबल के साथ जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर एसोसिएटेड है वो %LF है। अगर यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता तो %D होता, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता तो %F होता, अगर करैक्टर टाइप का वेरिएबल होता तो %C होता, लेकिन अब चूँकि डबल टाइप का वेरिएबल है इसलिए %LF, ठीक है। अच्छा, इससे आगे चलें तो हमारे पास ये स्कैनफ का फंक्शन क्या करेगा, इस 9 वैल्यू को उठाएगा और इस x के अंदर ले जाकर स्टोर कर देगा। चूँकि ये डबल टाइप का वेरिएबल है इसीलिए इसमें पॉइंट में ही वैल्यूज़ को स्टोर होना है, तो लिहाजा 9 के बजाय वो 9.0 को स्टोर करेगा, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी। ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर रूट तो उसी नंबर का निकाला जा सकता है ना जो 0 से बड़ी हो, तो लिहाजा हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर तो वैल्यू x से बड़ी है तो स्क्वायर रूट निकालो, अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो स्क्वायर रूट निकालो, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट नहीं निकालेगा। यानी ये जो दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये दो स्टेटमेंट्स इस कंडीशन के ट्रू होने पे डिपेंड कर रही हैं कि अगर x में मौजूद वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अब सिलेक्शन हो रही है ना, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो अब देखें कि चूँकि वैल्यू 9 है इसका मतलब 0 से बड़ी है, तो अब चूँकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन ट्रू हो गई है तो जब आगे चलेंगे तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा। अब चूँकि स्क्वायर रूट जो है ये जो फंक्शन है ये आर्गुमेंट लेता है कि कौन से नंबर का जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तो एज एन आर्गुमेंट हम इसके अंदर ये नंबर लिख देते हैं, भेज देते हैं एज अ वेरिएबल, ठीक है। चूँकि जो यूज़र ने नंबर इनपुट किया वो x वेरिएबल में पड़ा है तो हमने x वेरिएबल को भेजा, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, SQRT का फंक्शन क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा और स्क्वायर रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या है जी, 3, ये यहाँ पे 3.0 आएगा इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि डबल टाइप का वेरिएबल है तो 3.0 आएगा। अब आगे चलें तो प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट के में क्या लिखा है, आपको बताया कि डबल कोटेशन में जो चीज़ है एज इट इज़ प्रिंट होती है सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस के। तो एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे है कोई नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर अलबत्ता ज़रूर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इस %LF की जगह हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो है जी 9, और इसी तरह इस LF की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू प्रिंट होगी, वो है 3। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब चूँकि %LF पॉइंट वाला वैल्यू है, डबल टाइप की डाटा टाइप है, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9.0 इज़ 3.0। इस तरीके से हमारा फंक्शन चलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ एल्स। अब पहले केस में क्या था, एल्स इज़ अ कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट चॉइसेस विद इफ स्टेटमेंट। पहले केस में क्या था कि कंडीशन थी, कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज नहीं होते थे। अब इस केस में क्या है, कंडीशन है, कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ अलग स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ अलग स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। यानी अब हमारे पास दो पाथ आ गए हैं।
पहले क्या था कि एक कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू होती थी तो हम एक पाथ पे चलते थे, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे, अदरवाइज कुछ को किसी चीज़ को भी एग्जीक्यूट किए बगैर हम आगे चले जाते थे। अब यहाँ पर केस कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक कंडीशन है और कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं या फिर कंडीशन के फॉल्स होने पे। अब वो कैसे लिखेंगे? इफ़ के बाद कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखने के बाद हम ट्रू वाले केस की स्टेटमेंट्स लिखेंगे और ये कोड ब्लॉक यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमें लगाना ज़रूरी है। उसके बाद एल्स के केस में एल्स के आगे फिर एक कोड ब्लॉक लगेगा और एल्स के केस में हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होनी है। सबसे पहले दो लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही हैं, यहाँ पे math.h है। अब डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें x में पहले 0 होगा और स्क्वायर रूट भी बनाया तो उसमें हमारे पास 0 होगा। उसके बाद हम एंटर अ नंबर यूज़र को कहेंगे कि कोई नंबर एंटर करो, तो यहाँ पे यूज़र ने लेट्स से 9 को एंटर किया। स्कैन का फंक्शन क्या करेगा, इस 9 को लेगा और वेरिएबल में जाकर स्टोर करवा देगा। कौन से वेरिएबल में? वेरिएबल x में। %lf आपको बताया है कि डबल डाटा टाइप की जो है वो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब आगे चले तो हमारे पास कंडीशन आ गई। अब कंडीशन क्या है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर तो x 0 से ग्रेटर है तो ग्रीन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर x 0 से ग्रेटर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिंपल। तो अब इस केस में जो कि x 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेगा और फिर उसके बाद प्रिंट करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.0 is 3.0। ठीक है। उसके बाद ये एल्स के केस पे नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि हमें पता होना चाहिए या तो ये रेड वाली एग्जीक्यूट होनी है या ये ग्रीन वाली एग्जीक्यूट होनी है। तो कंडीशन डिपेंड करे या ये होंगी या ये एग्जीक्यूट होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इफ़ एल्स का केस आता है। अब दोबारा ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है लेकिन इस दफ़ा हम यूज़र से कुछ और इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट यानी चेंज करवा रहे हैं। तो अब क्या है कि दोबारा यानी डबल टाइप के दो वेरिएबल x और स्क्वायर रूट मेमोरी के तरफ बन गए। उसके बाद यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि भाई एंटर अ नंबर। यूज़र ने इस दफ़ा -5 एंटर किया। अब हमें पता है कि -5 जो है वो 0 से छोटा है। स्कैन का फंक्शन क्या करेगा, इस -5 को ले जाके वेरिएबल में तो स्टोर करवा देगा। ठीक है। लेकिन अब कंडीशन पे डिपेंड कर रही है सारी बात। अब कंडीशन क्या कहती है, -5 इज़ ग्रेटर दैन 0 है? नहीं, 0 से ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स दैट कि भी कंडीशन हो गई इस दफ़ा फॉल्स। अब फॉल्स होने का मतलब ये है कि एल्स के केस में चला जाएगा और ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि एल्स के केस में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इफ़ एल्स का केस चलता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नोट करनी है। It is very important to put curly braces around the body of if statement if multiple statements are there. But if there are only one statement in the body, then curly braces are optional. अच्छा, इस बात को समझने के लिए पीछे एग्जाम्पल में चले जाता हूँ। देखें, इस इफ़ के केस में हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, यानी दो हैं। एक स्क्वायर रूट वाली ये जहाँ पे स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो रहा है, दूसरी ये प्रिंट एफ वाली। तो इस केस में हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस को लगाना ज़रूरी है। लेकिन आगे देखें, एल्स के केस में देखें सिर्फ एक स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट सिर्फ एक ही हो तो हम इन कर्ली ब्रेसेस को ना भी लगाएं तो हमारा काम चलेगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लाजमी है। अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि दो स्टेटमेंट्स ही, और बेहतर ये है कि आप कर्ली ब्रेसेस लगा कर ही काम करें सारा का सारा।
लेकिन बुक के अंदर जो है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें इफ़ या एल्स के बाद चूँकि एक एक स्टेटमेंट है तो उन्होंने वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को नहीं लगाया हुआ। तो बताने का मकसद ये है कि आप वहाँ से कंफ्यूज ना हो। अगर इफ़ और एल्स में एक ही स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो ठीक है, ठीक बात है। लेकिन अगर मल्टीपल हो तो फिर ज़रूरी लगानी है। इफ़ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी ऑफ इफ़ and we omit the braces from the body of if statement, the following error message will appear। तो यानी अगर आपके पास एक if स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी और आपने फिर भी कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, omit का मतलब है उड़ा देना, ख़त्म कर देना, छुपा देना, तो फिर कहता है कि आपको मैसेज ये डिस्प्ले होगा इलीगल विदाउट मैचिंग इफ। ठीक है, यानी इस तरह का एक एरर मैसेज जो आपको डिस्प्ले होगा। तो एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये हमारे पास ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है इफ़ एल्स का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स में से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिहाजा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ आई, एक बार नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और मेरे यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।